जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस और जिसमें चल रहा है अध्याय 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर की शुरुआत हमने कर दी थी। इस चैप्टर में हमने 3 उदाहरण प्रस्तुत किए थे। उन 3 उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया था कि अमेरिका का वर्चस्व क्या है। वो 3 उदाहरण अमेरिका के 3 प्रकार के वर्चस्वों के बारे में बताते हैं, आइसा, जम्बू और आंद्रेई। इन तीनों का जो जीवन है वो अमेरिकी वर्चस्व के कारण बदल गया है। एक को अपनी टांग से हाथ धोना पड़ा तो एक को अपने सपनों से हाथ धोना पड़ा, और एक ने अपने पारंपरिक वस्त्रों को छोड़ दिया सिर्फ किस लिए? कूल बनने के लिए। तो ये है अमेरिका का वर्चस्व। इस वर्चस्व को समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इस वर्चस्व को नहीं समझेंगे तो हम अमेरिका को नहीं समझ पाएंगे कि अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, अमेरिका की ताकत के पीछे क्या कारण है। इन सब को समझने के लिए आपको आना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि हम एक विश्व बिरादरी में रहते हैं, जिस कारण से हमें अपने हर विश्व के उन देशों के बारे में जानना और समझना पड़ेगा जिनका विश्व राजनीति में क्या है, धमक है, जिनकी विश्व राजनीति में धमक है। और आप सब जान चुके हैं कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका की एग्रेसिवनेस में कितनी बढ़ोतरी हुई है, इससे कोई भी मना नहीं कर सकता। इस बात को कोई भी इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने पूरे विश्व की राजनीति को बदल दिया है। आज भी आप देखें, पूरी विश्व राजनीति का केंद्र बिंदु अमेरिका बना बैठा है और अमेरिका के इर्द गिर्द ही पूरी विश्व राजनीति घूमती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका का पूरी दुनिया पर होल्ड है उन्हीं 3 तरीकों से, जो 3 तरीके मैंने आपको 3 उदाहरणों के माध्यम से पिछली क्लास में समझाया है। आंद्रेई, जॉम्बो और आयशा, इन तीनों उदाहरणों में 3 वर्चस्व हैं और इन तीनों वर्चस्वों को हमने समझा है। तो आज हम चल रहे हैं एक नई दिशा की तरफ, अमेरिका के एक नए स्वरूप से परिचित होने। पहला स्वरूप नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। 1991 के बाद पूरी दुनिया बदल गई। पूरी दुनिया क्यों बदल गई? क्योंकि शीत युद्ध समाप्त हो गया, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, और कोल्ड वॉर के खत्म होते मानी दुनिया क्या बन गई? एक ध्रुवीय बन गई। जो पहले दो ध्रुवीय थी, अब वो 3 ध्रुवीय, हम गुट निरपेक्ष को भी मानेंगे एक, ठीक है। 3 ध्रुवीय विश्व एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित हो गया। इसका एक ध्रुवीय विश्व में परिवर्तित होना ही नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। अमेरिका पूरी दुनिया पर हावी हो गया, क्योंकि उसकी जो काउंटर करने वाली विचारधारा थी वो समाप्त हो गई। तो पूरी दुनिया को यह मानना पड़ गया कि दुनिया में सबसे अच्छी विचारधारा, सबसे अच्छा कुछ है तो वो क्या है? वो पूंजीवाद है, वो उदारवादी लोकतंत्र है। पूरी दुनिया को अमेरिका के साथ चलना पड़ा, उसका पिछलग्गू बनना पड़ा। आर्थिक तौर पर तो उसका गुलाम आपको बनना ही पड़ गया। और 1991 में हमने भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP अपने देश में लागू करी। NEP हमने भी अपने देश में लागू करी, क्योंकि हमें भी बहुत सारे आर्थिक संकटों से हम जूझ रहे थे, और उन आर्थिक संकटों से बाहर निकलने का सिर्फ यही एक रास्ता था, क्योंकि हमें भी विश्व बैंक से लोन लेना पड़ा अपना सोना गिरवी रखकर। तो विश्व बैंक ने हमें लोन ही इसी शर्त पे दिया कि आप अपने देश की आर्थिक, जो आपका आर्थिक तंत्र है, इसके जो दरवाजे आपने बंद कर रखे हैं, इनको आपको विश्व बाजार के लिए खोलना पड़ेगा।
तो मजबूरी में हमने भी खोलना पड़ा। और ये मजबूरी क्यों आई? क्योंकि विश्व राजनीति में अमेरिका ने ऐसे बहुत से कारनामे करे जिसके कारण पूरी विश्व राजनीति हिल गई थी। तो आज हम चल रहे हैं उन्हीं घटनाओं को जानने और समझने। क्या है नई विश्व व्यवस्था? पहले तो इसको समझेंगे हम, ठीक है? तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं और जानते हैं कि क्या है नई विश्व व्यवस्था। सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद तक न था, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम था। एक का तो पूरा का पूरा वजूद ही समाप्त हो गया और दूसरी अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ पूरी दुनिया पर होल्ड कायम करे हुए था। ये जो दुनिया पर पूरी तरीके से होल्ड कायम करने की जो ये प्रवृत्ति थी अमेरिका की, इसी प्रवृत्ति ने अमेरिका को पूरी दुनिया पर का बादशाह बना दिया। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बादशाह अमेरिका को, सच में वो बादशाह है, सच में है वो बादशाह। क्यों है? क्योंकि उसने पूरी दुनिया को जकड़ रखा है और पूरी दुनिया मजबूर है उसके इर्द गिर्द घूमने के लिए। आपको मैंने उदाहरण दे रखे हैं, बहुत सारे बता रखे हैं। सेना में एक नंबर है अमेरिका, उससे ज्यादा आधुनिक सेना दुनिया में किसी भी देश की नहीं है। जितना पैसा वो अपनी सेना पे खर्च करता है ना, उतने दुनिया के टॉप 10 देश मिलाकर भी खर्च नहीं कर पाते। अकेला अमेरिका जितना पैसा अपनी सेना के विकास पे खर्च करता है, उतना अगर 10 टॉप देश भी खर्च करते हैं ना, तब भी टोटल उतना नहीं होता। ये बात जान लो आप। तो ये है अमेरिका की ताकत, ये है अमेरिका। इस बात को समझो आप। अमेरिका कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा। और उसकी कमाई का सबसे बड़ा तंत्र क्या है? उसकी कमाई का सबसे बड़ा आधार क्या है? विश्व में उसकी विचारधारा, उसके बाजार का प्रवाह, उसके वस्तुओं का प्रवाह, उसकी सेवाओं का प्रवाह। पूरा विश्व आज गूगल के अधीन। गूगल किसका है भाई? गूगल अमेरिका का है। गूगल किसका है? गूगल अमेरिका का है। फेसबुक किसका है? फेसबुक अमेरिका का है। माइक्रोसॉफ्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट अमेरिका का है। तो पूरा विश्व अमेरिकी तंत्र में बंधा पड़ा है। मैकडॉनल्ड्स किसका है? मैकडॉनल्ड्स अमेरिका का है। डोमिनोज किसका है? डोमिनोज अमेरिका का है। जीन्स किसकी है? जीन्स अमेरिका की है। तो इस तरह से अमेरिका ने सैन्य तरीके से नहीं, आर्थिक तरीके से भी आपको अपने अधीन कर रखा है। आर्थिक तरीके से भी आपको अपने अधीन कर रखा है, सांस्कृतिक तरीके से भी उसने आपको अधीन कर रखा है आज के समय में। समझ में बात? 1990 से पहले की फिल्में आप देखेंगी भारत की, तो आपको ज्यादा चमक धमक देखने को नहीं मिलेगी भारत की फिल्में। लेकिन 1985 के बाद जो फिल्में भारत में बनी है, उनकी आप निर्माण शैली देखिए, उनके आप कपड़े देखिए, उनके आप स्टाइल देखिए, रहन सहन का तरीका देखिए, आपको बहुत अलग दिखेगा। क्योंकि सिनेमा पर पूरा का पूरा पूंजीवाद हावी हो जाता है 1991 के बाद। और सिनेमा का समाज पर क्या प्रभाव है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हम वही कपड़े, वही ट्रेंड फॉलो करते हैं जो हमारे अभिनेता अभिनेताएं है ना। आज जो ये लूज शर्ट, लूज पैंट का कल्चर है, ये कहां से स्टार्ट हुआ है? बॉलीवुड से ही यहां प्रसारित हुआ है ना। रणवीर सिंह इसके करता धरता है ना। तो ये चीज, और उन्होंने कहां से अडॉप्ट किया? ये बॉलीवुड से। समझ में आई बात? तो ये है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो 1991 के बाद ये चीजें बहुत बड़े स्तर पर बदल गई। क्यों? क्योंकि अमेरिका को काउंटर करने वाला कोई भी नहीं था उसके मुकाबले का। जब तक यूएसएसआर था तब तक वो उसे काउंटर करता था, लेकिन यूएसएसआर के पतन के बाद यूएसए को काउंटर करने वाला कोई नहीं था। जब कोई नहीं था तो फिर क्या होगा? फिर वो अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ अपनी धमक को और बढ़ाएगा। स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक है, कोई कहने की बात नहीं है। इस तरह शुरुआत 1991 में हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें
इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया। अरे अमेरिका का वर्चस्व उसी दिन से शुरू हो गया जिस दिन से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान बर्बाद हो गए। उसी दिन से अमेरिका एक ताकतवर देश के तौर पर बर्ताव करने लगा। अर्थात दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही 1939 के बाद से ही उसने एक वैश्विक ताकत के तौर पर बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन 1991 तक उसकी ताकत को काउंटर करने वाली एक ताकत थी। इसलिए हमें लगता है कि अमेरिका का वर्चस्व 1991 से स्टार्ट हुआ। ऐसा नहीं है, उसका वर्चस्व उस दिन से स्टार्ट हो गया है जिस दिन से इस दुनिया की 3-4 बड़ी ताकतें समाप्त हो गई और उसके अधीन हो गई। फ्रांस उसके अधीन हो गया, ब्रिटेन उसके अधीन हो गया, जर्मनी उसके अधीन हो गया, इटली उसके अधीन हो गया, जापान उसके अधीन हो गया, है ना। तो इसीलिए हमें लगता है कि क्योंकि उसका एक काउंटर था 1991 तक, इसलिए हमें ये लगता है कि उसका वर्चस्व कंप्लीटली स्टार्ट 1991 से हुआ। ऐसा नहीं, उसका वर्चस्व उस दिन से स्टार्ट हो गया जिस दिन ये और जो मैंने 5 ताकतें बताई ये समाप्त हो गई। उसी दिन से उसका वर्चस्व स्टार्ट हो गया। समझ में बात? तो ये है हमें वो दिखाई नहीं पड़ा। 1991 के बाद हमें वो स्पष्ट दिखाई देने लगा, क्योंकि उसके सामने फिर कोई था ही नहीं मुकाबले में। 1991 तक एक व्यक्ति था मुकाबले में, प्रतिस्पर्धा में एक था, इसलिए हमें लगता था कि अमेरिका वर्चस्वशाली नहीं है। लेकिन अमेरिका का वर्चस्व उसी दिन स्टार्ट हो गया जिस दिन दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया की और अन्य 5 ताकतें बर्बाद हो गई। उसी दिन से स्टार्ट हो गया उसका वर्चस्व। समझ रही बात? तो आगे सुनिए। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 से ही वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर साफ हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें जिसने अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया। 1990 के अगस्त में, अंडरलाइन करना, 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया। किसने किस पर हमला किया? इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक ने, देखो इराक कहां है, वो रहा इराक, नहीं दिखा, ये रहा इराक, ठीक है। इसने किस पर हमला किया? ये रहा कुवैत, इसने कुवैत पर हमला किया। किसने? इराक ने। अमेरिका का यहां कोई है? अमेरिका पे कुछ हमला हुआ है? अमेरिका का तो कोई लेना देना ही नहीं है। देखो अमेरिका कैसे इन्वॉल्व होता है कुवैत को बचाने के लिए। क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? पूछो क्यों इन्वॉल्व हो रहा है? क्योंकि कुवैत के पास बहुत बड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, और उन प्राकृतिक संसाधनों का फायदा अमेरिका उठाना चाहता है, इसलिए इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे कि वो उन प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अपने विकास के लिए कर सके। वो नहीं चाहता कि कुवैत के प्राकृतिक संसाधनों पर इराक का कब्जा हो जाए, इसलिए वो इन्वॉल्व हो रहा है। और वो इन्वॉल्व कैसे होता है ये देखने वाली बात है। ये सबसे ज्यादा सुनने वाली और समझने वाली बात है कि वो इन्वॉल्व ऐसे होता है जैसे पूरी दुनिया को लगता है कि वो तो न्याय का देवता है, न्याय करने गया है कुवैत के साथ। देखना सुनना अभी सुनोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस न्याय के देवता ने करा क्या है।
1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा जमा लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशें जब नाकाम हो रही तो, अंडरलाइन करो, जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। किसने दे दी अनुमति? किसने दी? यूएन ने। यूएन ने दे दी अनुमति। किस चीज की? बल प्रयोग की। अब यही सुनने वाली बात है, बल प्रयोग की अनुमति किसने दी है? यूएन ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में। देखना अभी आपको पता चलेगा। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध, सुन लो, देख लो, शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों पर चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के लिहाज से यह एक नाटकीय फैसला। पूरे शीत युद्ध के दौरान जिसका मुंह भी नहीं खुलता था, दूसरी ताकत जैसे कमजोर हुई, उसने अमेरिका का हित लेना स्टार्ट कर दिया। उसने उसका हित लेना स्टार्ट कर दिया। पूरे शीत युद्ध में अमेरिका कहीं भी कभी भी जाता था ना, कुछ भी होता था दुनिया में, किसी के साथ भी कुछ भी होता था, कभी यूएन स्टैंड नहीं लेता था। अब स्टैंड क्यों ले रहा है? क्योंकि दूसरी ताकत कमजोर हो गई। अब सुनने वाली बातें बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही ध्यान से। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। यूएन के इस प्रतिक्रिया को जॉर्ज बुश ने क्या कहा? नई विश्व व्यवस्था। ठीक है, अब सुनना अमेरिका का वर्चस्व कैसे दिखता है। 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला। 6,60,000 सैनिकों ने 34 देशों की मिलीजुली, कितने देशों की? 34 देशों की मिलीजुली 6,60,000 सैनिकों वाली सेना ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोला। 34 देश। अभी सुन लेना अमेरिका का वर्चस्व कैसे है, और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम खाड़ी युद्ध या कुवैत मुक्ति युद्ध। ठीक है, आगे सुनो। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया है? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म कहा जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। ऐसा क्यों कहा गया कि ये एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान था? अभी देखो, एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन सॉल्ज़वॉक इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों, अंडरलाइन करो, 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के थे। 34 देशों की सेना में 34 देशों की सेना थी, कहने के लिए बस 75% सैनिक तो सिर्फ किसके थे? अमेरिका। वो तो बस 34 देशों का चद्दर ओढ़ा गया था, लेकिन काम किसने किया है? समझ मेरी बात? यूएन की आड़ में अमेरिका ने अपना हित साधा है। उन 34 देशों की आड़ में अमेरिका ने अपना हित साधा है। अब बात समझ में आई? पूरे शीत युद्ध के दौरान जो यूएन चुप्पी साध लेता था ऐसे मौकों पर, दूसरी ताकत की कमजोर होने पर उसने अपनी आड़ में अमेरिका के मंसूबे पूरे करने की छूट दे दी कि जाओ अमेरिका, तुम अपने मंसूबे पूरे करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुवैत पर इराक ने हमला सही करा था, गलत करा, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं।
मैं ये बात कह रहा हूं कि अमेरिका का क्या दायित्व, अमेरिका की क्या दुनिया में और किसी के पास सेना नहीं है? इन 34 देशों की सेना में, 34 देशों की सेना से सिर्फ 34 में से 33 देशों की सेना से सिर्फ 25% सैनिक और अमेरिका एक अकेले देश की 75% सेना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्यों भाई? सबको बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका को अपने मंसूबे पूरे करने थे। अमेरिका को अपने मंसूबे पूरे करने थे सिर्फ यूएन की चद्दर ओढ़कर 34 देशों की आड़ में। समझ में आई बात? वो कुवैत को बचाने नहीं गया था, वो कुवैत के संसाधनों को अपने प्रयोग के लिए समझौता करने गया था कुवैत से कि कुवैत तेरी हर समस्या में मैं मदद करूंगा, बस तू मेरे हिसाब से चल, तू मेरे हिसाब से चल, मैं तेरी हर मदद करूंगा। समझ में आई बात? तो ये करना गया था अमेरिका। वो कुवैत को बचाने नहीं, कुवैत के संसाधनों पर अपना आधिपत्य दिखाने गया था। समझ में आई बात? तो ये है हकीकत। अमेरिका कुछ भी गलत काम करता है तो वो दुनिया के सामने ऐसे प्रिटेंड कर देता है कि वो गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। किसकी आड़ में? यूएन की आड़ में। अभी आगे देखोगे कि यूएनएसएसआर के समाप्त होने के बाद तो वो यूएन से भी परमिशन नहीं लेता था, यूएन की भी आड़ नहीं लेता। फिर तो वो जहां मन करता है वहां जाता है, वहां बमबारी करता है और वहां से निकल जाता है, और यूएन उससे पूछता तक नहीं है। तो ये है अमेरिका। जितना चकाचौंध अमेरिका में दिखता है ना, सच में उतना है नहीं वो अच्छा। अमेरिका अपने बाप का सगा नहीं है, ये बात जान लो आप। आगे सुनो। हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि यह 100 जंगों की एक जंग साबित होगी, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। तो उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन। ठीक है, ये याद रखना है। आगे सुनो। प्रथम खाड़ी युद्ध से यह बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं। प्रथम खाड़ी युद्ध ने ये पूरी दुनिया को बता दिया कि दुनिया में किसी भी देश की सेना सबसे अच्छी, सबसे उन्नत है तो वो किसकी है? अमेरिका की। और इस युद्ध से अमेरिका ने पैसा कमाया है। कैसे कमाया है अभी देखना। और इस मामले में अमेरिका से बहुत पीछे है, और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल गया है। बड़े विज्ञापनीय अंदाज से अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। किसे? प्रथम खाड़ी युद्ध को। प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर युद्ध भी कहा जाता है। तो 3 नाम आपको पता चल गए। पहला है प्रथम खाड़ी युद्ध, दूसरा है आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, तीसरा है आपका कंप्यूटर युद्ध। ठीक है, या स्मार्ट बम युद्ध। इस युद्ध की, अब देख लो, इस युद्ध की टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह युद्ध वीडियो गेम वॉर में तब्दील हो गया। दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धाराशायी हो रही है। तो अमेरिका ने जितना इस युद्ध में पैसा लगाया नहीं ना, उससे कहीं गुना ज्यादा उसने पैसा कमाया है इस युद्ध से। तो अमेरिका ने युद्ध का भी व्यापार कर दिया, युद्ध का भी उसने व्यापार कर दिया। वीडियो गेम बनवाए और टीवी पर उसका प्रसारण कराया। तो अब आप समझिए, अमेरिका पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। अमेरिका ने दुनिया को तबाह करने के लिए अपने पास सारे हथियार रख रखे हैं। इसीलिए दुनिया का कोई भी देश उसके आगे बोलने से पहले 10 बार सोचता है। 10 बार सोचता है। ये बात जान लो आप।
आगे सुनो, यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग पर खर्च की, उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। इसकी लाइव कवरेज को टीवी पे दिखाने के लिए और गेम बनाने के राइट्स के लिए इन देशों ने अमेरिकी सेना को पैसे दिए कि आप हमें टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करने के राइट्स दीजिए और हमें इस पर वीडियो गेम बनाने के राइट्स दीजिए। ये है अमेरिका, जितना पैसा लगाया नहीं उससे कहीं ज्यादा कमा लिया। सिर्फ अमेरिका की तो सेना नहीं गई थी ना, लेकिन मुनाफा सिर्फ किसने कमाया? अमेरिका ने। ये है अमेरिकी वर्चस्व। आप बताओ, और भी तो लोग गए थे ना, लेकिन औरों को कुछ नहीं मिला। मिला तो सिर्फ किसको मिला? अमेरिका। गई किसके नाम से थी? यूएन के नाम से। अमेरिका अपने नाम से तो नहीं गया था ना, यूएन के नाम पे गए थे ना। पैसा किसकी जेब में गया? यूएन की जेब में नहीं। समझ में आई बात? तो ये है अमेरिका का वर्चस्व। उसने एक तीर से दो निशाने कर दिए। पूरी दुनिया को यह बता दिया कि सैन्य मामलों में दुनिया का बाप हूं मैं, मेरे आगे झुक कर रहना पड़ेगा सबको। समझ में बात? और उसने पूरी दुनिया को यह भी दिखा दिया कि अब मेरे मामले में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। ये यूएन फ्यूएन भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, ये भी मेरी जेब की चाबी है। समझ में? उसने पूरी दुनिया को इस प्रथम खाड़ी युद्ध के माध्यम से पूरी दुनिया को यह बता दिया कि दुनिया में सबको रहना है तो अमेरिका की जूते के नीचे रहना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो यह है अमेरिका वर्चस्व। आगे सुनो, क्लिंटन का दौर आता है। फिर अब आता है क्लिंटन का दौर। ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति का शासन सिर्फ 4 साल का होता है, ठीक है, और वहां पर एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता। समझ में आई बात? तो ये याद रखना है। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। युद्ध जीतने के बाद भी वो हार गए, क्योंकि अमेरिका की जनता पढ़ी लिखी है। क्योंकि अमेरिका की जनता पढ़ी लिखी है और अमेरिका की जनता ये मानती है कि युद्ध जीतने में नेता का कोई भी श्रेय नहीं होता। युद्ध जीतने और हारने में सेना का श्रेय होता है। सेना उस सारा खतरा मोल लेती है, नेता नहीं। और अमेरिका की जनता यह मानती है कि अमेरिकी सेना का प्रयोग अमेरिका की सुरक्षा के लिए होना चाहिए, ना कि किसी और देश के मामले में इंटरफेयर करने के लिए। इसीलिए उसने जॉर्ज बुश को हरा दिया युद्ध जीतने के बावजूद भी। क्लिंटन को जिता दिया, क्योंकि क्लिंटन सॉफ्ट पॉलिसी पर्सन थे, वो हार्ड पॉलिसी पर्सन नहीं थे। वो दिखावा बिलीव नहीं करते थे, वो सेना का हर टाइम दिखावा नहीं करते थे। वो एक्चुअल जो समस्याएं होती जो उन पर काम करते थे। बेरोजगारी हो गई, पर्यावरण हो गई, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, इन पर काम करना ज्यादा पसंद करते थे वो। इसीलिए क्लिंटन को उन्होंने जिता दिया और बुश को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि बुश अमेरिका की सेना का दूसरे देशों में जाकर प्रयोग कर रहे थे, जो कि अमेरिका के लोगों को पसंद नहीं आया। उनका मानना था कि हमारी सेना का बेवजह प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारी सेना हमारे देश के लिए है, ना कि किसी और के लिए। हमारे सैनिक क्यों जाकर कहीं और मरे? हमारे सैनिक हमारे देश के लिए, हमारी देश की सुरक्षा के लिए, ना कि किसी और के लिए। तो इसीलिए क्लिंटन को उन्होंने हरा दिया। किसको? बुश को उन्होंने हरा दिया। ठीक है, आगे सुनो। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया था। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते, दूसरी बार भी जीत गए। कौन? बिल क्लिंटन।
जीते और इस तरह वे 8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर राजनीति की जगह लोकतंत्र के बढ़ावे, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। तो क्लिंटन के दौर में राजनीति ने एक नई, अमेरिका की राजनीति ने, अमेरिका की विदेश नीति ने एक नया रास्ता ही गढ़ा। उसने सेना के माध्यम से दुनिया पर आधिपत्य करने के बजाय उसने व्यापार के माध्यम से दुनिया पर आधिपत्य करना सही समझा। ये क्लिंटन की विचारधारा थी और सही चीज यही होती है कि अगर दुनिया को आपको अपने वश में करना है ना, तो आप उसका दिमाग वश में करो, उसकी जरूरतों को अपने वश में कर लो। ताकत से ज्यादा दिन किसी को आप अपने वश में नहीं रख सकते, लेकिन उसकी जरूरतों को अपने वश में कर लोगे ना, तो वो ना चाह कर भी आपके वश में ही रहेगा। एक बार किसी व्यक्ति को नशे की आदत डलवा दो, फिर उसके बाद वो आपका गुलाम ना बन जाए तो कहने वाली बात है। वो फिर आपका मुरीद है, गुलाम है। ये बात समझ लो आप। आगे सुनो। तो इन्होंने नरम मुद्दों पर ज्यादा फोकस किया और 8 सालों तक इन्होंने शासन किया। इनके समयकाल में भी कुछ सैन्य कार्रवाइयां होती हैं, इनके कुछ विदेशी दूतावासों पर हमला होता है और उसका जवाब ये बहुत अच्छे से देते हैं। कौन? क्लिंटन बाबू। तो ऐसा नहीं है कि क्लिंटन ने एकदम ही सेना को बंद करके जेल में रख दिया हो या बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं है। क्लिंटन ने जरूरत पड़ने पर, दिखावा करने के लिए सेना का प्रयोग नहीं किया, बेवजह अपने सैनिकों को मरने के लिए नहीं भेजा। और यही बात इन्होंने अपने सैनिकों का बेवजह प्रयोग किया, अपने सैनिकों को मरने के लिए बेवजह भेजा। ऐसा नहीं है भाई कि आप कितने भी आधुनिक हो जाए, युद्ध होगा तो थोड़ी बहुत क्षति आपको भी होगी ही होगी। समझ में बात? आप कितने भी आधुनिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, युद्ध होगा तो क्षति तो होनी है। तो ये अमेरिका की जनता को कदापि स्वीकार नहीं था कि हमारे सैनिक बेवजह मारे जाएं। उनको कदापि स्वीकार नहीं था किसी और की सुरक्षा के लिए। भाई कुवैत के मामले में उनका तो कोई मतलब ही नहीं था। समझ में बात? तो इसीलिए तो इनके शासनकाल में सेना सिर्फ तब इन्वॉल्व हुई जब अमेरिकी लोगों पर हमला हुआ या अमेरिका के किसी स्थान पर हमला हुआ या अमेरिका की ताकत को प्रदर्शित करने वाली चीजों पर हमला हुआ, तब अमेरिका ने अपनी सेना का प्रयोग किया। सुनना, बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में युगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने युगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी, केन्या और दार एस सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल-कायदा को इस बमबारी का जिम्मेवार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल-कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइल से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र से उसने परमिशन नहीं ली।
अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो एक शुरुआत भर थी। तो ये है अमेरिका वर्चस्व। जब दूसरी ताकत थी तो अमेरिका यूएन की आड़ में जाता था, क्योंकि जिस दिन से दूसरी ताकत समाप्त हुई उसका विरोधी समाप्त हुआ, उस दिन से तो फिर उसने परवाह करना ही छोड़ दिया कि है कोई ताकत, उससे परमिशन भी लेनी है। जब भी अमेरिका के खुद पर्सनल पर हमला होता है ना, फिर अमेरिका इंटरनेशनल रूल्स के बारे में नहीं सोचता। उसके विदेशी दूतावासों पर हमला हुआ और उसने उन विदेशी दूतावासों पर हमला करने के जो जिम्मेदार थे, अलकायदा के ठिकानों पर हमला किया, और सिर्फ आतंकवादियों को नहीं, वहां मासूम लोगों को भी मारा, जिसका उदाहरण पहला आपका आयशा है। आतंकी ठिकानों के अंतर्गत मानव ठिकानों पर भी हमला किया गया, और फिर अमेरिका ने उसका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं लिया, कोई जिम्मेदारी नहीं ली। तो ये अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत है। अभी देखिए और क्या क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।